देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। इसको कहा जाता है वैश्वीकरण। ठीक है, और वैश्वीकरण का मतलब ये है कि विश्व को एक बाजार के रूप में देखना, और इससे ज्यादा सटीक परिभाषा आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और वो एक बाजार है, मतलब उसमें खरीद बिक्री दोनों होगा, और खरीद बिक्री अगर दोनों होगा तो उसको समझ लीजिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होगा। समझ में आ रहा है? एक्सपोर्ट मतलब आपके देश का सामान किसी दूसरे देश में जा रहा हो, और इंपोर्ट मतलब दूसरे देश का सामान आपके देश में आ रहा हो। तो वही चीज है कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपकी जो इकोनॉमी है, समझिए इस बात को, आप बहुत धनवान है, आपके पास एक रूम पैसा है, लेकिन आप उस पैसे को जब तक इन्वेस्ट कहीं नहीं कीजिएगा वह पैसा आपका बढ़ने वाला नहीं है। तो वही चीज कह रहा है कि आपके पास पैसा है, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, लेकिन आप वर्ल्ड मार्केट में उस पैसे को भेज नहीं रहे हैं, या अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट में भेज नहीं रहे हैं, या उससे एक तरह से कंपटीशन नहीं हो रहा है किसी से, तो डेवलपमेंट संभव नहीं है। बहुत ऐसी कंट्री है डेवलप्ड है, लेकिन सैंक्शन लगा दिया गया है, तो उसका मतलब वृद्धि करना नहीं है। आप में बहुत पढ़ने की क्षमता है, लेकिन आपको एक घर में रूम में बंद कर दिया जाए और ट्यूशन बोले कि मत जाओ, तो क्या आप पढ़ पाओगे या एक सामाजिक आदमी बन सकोगे? नहीं। तो वही चीज है कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन, मतलब बताए थे कि बढ़ाना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, एकीकरण ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, आपके जो देश की इकोनॉमी है, विथ द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दोनों को एक तरह से जोड़ना, इंटीग्रेट करना, बढ़ाना। आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी को धीरे धीरे जब इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी? मजबूत होगी। जब आप अपना सामान दूसरे देश में बेचोगे तो हो सकता है कि दूसरे देश वाला भी आपके देश में सामान आकर के बेचेगा, लेकिन आप अगर अपना सामान नहीं बेचोगे तो दूसरे देश वाला भी आपके देश में आके सामान नहीं बेचेगा। ठीक, हवा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ मांट है क्या कि an MNC is a company that's own and control production in more than one nation. MNC होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब बहुत सारे देशों में जो व्याप्त है। जैसे कि हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, क्या अमेरिका में ही है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में है उसका नाम। अभी टेस्ला का नाम सुन रहे होगा, पूरे वर्ल्ड में। तो वही है कंपनीज कि जिसका जो है पूरे वर्ल्ड पे पकड़ है। सीसी मल्टीनेशन मतलब समझ रहे हो, नेशन मतलब राष्ट्र, मल्टीनेशन बहुत सारा देश। तो मल्टीनेशन कंपनी वही है कि जिसका खुद का प्रोडक्शन है और बहुत सारे देशों में। माइक्रोसॉफ्ट का प्लांट यहाँ भी है बेंगलुरु के तरफ भारत में, चाइना में भी है, एप्पल का चाइना में भी है, बेंगलुरु में भी है। तो ये सब चीज से पता चलता है कि ये सब जो कंपनियां हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। टाटा का हाल में शायद या महिंद्रा का भी पता चला था कि वहां पर क्या बोलता है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो है ऑटो चलेगा। ठीक है, तो ये जो टाटा है धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही है। ठीक, तो अब आता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किसी सरकार के द्वारा नहीं होता है। सरकार अपना कोष क्या लगाएगा, और सरकार के पास पैसा ही क्या है? कुछ नहीं। अपने जनता को चलाने के लिए वो पैसा बस रखती है, बाकी ये कंपनी के लिए पास उसके पास पैसा नहीं। तो वही चीज है कि इसको ग्रो करने के लिए वो खुद का इन्वेस्ट करती है दूसरे देश में जाकर के, फॉरेन विदेश, समझ रहे हो? तो वही चीज है कि मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारे देशों में व्याप्त है और बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत अच्छी क्या कि बहुत मजबूत कंपनी है। उसका डूबना मतलब अगर वो डूब गया तो पता चलो कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। ठीक है, अब आता कि एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब बोलोगे भैया फॉरेन ट्रेड से क्या होता है? बहुत चीज होता है। सबसे पहली बात है कि फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड टू ट्रेवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। एक मार्केट से अनदर मार्केट जाने के लिए उसको क्या होता है? एक साधन मिल जाता है। अब आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो या आपके पास बहुत अच्छा लिखने का बोलने का शैली है, लेकिन आप उस चीज को कहीं दिखा नहीं रहे हो, तो क्या आपका क्वालिटी सबको पता चलेगा? नहीं। तो वही चीज है कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन अगर मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में नहीं गए तो आपको कुछ मतलब उपलब्धि हासिल होने वाला नहीं है। तब आप एक कुआं का मेढक बन के रह जाइएगा जो अंदर में टर टर करने से अलावा उसको कुछ होने वाला नहीं है।
अब आता है कि इट्स प्रोवाइड अ चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर्स, और ये एक चॉइस देता है, ऑप्शन देता है। अभी हम है एसएसटी का टीचर नहीं है तो तुम लोग आ रहे हो पढ़ने, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन रहे तो तुम सोचेगा कि अरे भैया पहले 1 महीना पढ़ के देखते हैं कौन पढ़ाता है बढ़िया। तो ये चॉइस देता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा गुड्स है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, तो तुम पहले ट्राई करोगे, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो वही चीज है कि पहले इस्तेमाल करोगे या तब करोगे कि भैया ये ठीक है या ये ठीक है। ठीक, तो अब आता है कि प्रोडक्शन, देखो सीधी सी बात है, अब जैसे अभी खादी है अपने देश में, तो अगर हम लोग इंपोर्ट रोके हुए रहते हैं, ठीक है, तो बाहर की कंपनियां यहाँ पर नहीं आ पाती, और बाहर की कंपनियां नहीं आ पाती तो तुम वही खादी बहुत महंगे रेट में खरीदते रहते, और बहुत सारा आदमी हो सकता है कि उतना खादी खरीद भी नहीं पाता। लेकिन जब वो आई, वो सब कंपनी लेवाइस है, रिबॉक है, और ये बहुत सारा एडिडास है, तो इससे आने के बाद क्या हुआ कि एक कंपटीशन हुआ, अच्छी क्वालिटी कम दाम में, जो देगा हम उसको पसंद करेंगे, सीधी सी बात है। एयरटेल, जियो, एयरटेल शुरुआत में कितना अच्छा कंपनी था, मतलब जिससे पूछो तो एयरटेल का सिम है, जिससे पूछो तो एयरटेल का सिम। और जब जियो लॉन्च हुआ तो हमको लगता है कि बहुत सारा सिम की कंपनी, बहुत सारी सिम की कंपनी बैठ गई। उसका एग्जांपल है वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर, ये सब का तो कहाँ मतलब पतन हो गया, कोई पता ही नहीं है। बस अगर सही में देखो तो अभी एयरटेल और जियो ही है। और अब ऐसा बात बहुत दिन से चल रहा है, 6-7 महीना से VI के बारे में भी, वोडाफोन आइडिया के बारे में, कि वो विलय हो जाएगा, उसका आधा को कस्टमर वोडाफोन इसमें एयरटेल में आ जाएगा और आधा कस्टमर जियो में आ जाएगा। ठीक है, अमेरिका में कौन सा सिम चलता है नहीं पता भैया। ठीक है, अब आता है कि प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट। ऐसे एयरटेल शायद लगभग सारे जगह तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट इन टू डिफरेंट कंट्रीज बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। और प्राइस जो लगभग होता है वो लगभग इक्वल ही होता है। अब भैया जियो बोलेगा कि हम 10,000 रुपये में एगो सिम देगा, एयरटेल बोलेगा 1,000 रुपया में देंगे, तो बोलेगा जाओ जियो भवा पियो, हम लेंगे एयरटेल का सिम। तो वही चीज़ है कि जब बाहरी कंपनी आएगी तो प्राइस या तो कम रखेगी या तो लगभग इक्वल, या 10% उससे ज्यादा रख सकती है। ज्यादा रखेगी तो उसका बिक्री होने वाला यहाँ नहीं। हम आता है कि सेट्स, और इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो होता क्या है कि इंडस्ट्रियल जोन बीइंग सेट अप बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो औद्योगिक जोन है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है। कैसे किया जाता है भैया, कहीं भी आप शुरुआत में जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ उसको एक तरह से क्या कीजिएगा कि प्रेफरेंस नहीं दीजिएगा तो वो आपके पास आने वाला नहीं। ठीक है, तो जैसे नहीं होता है कि एक कहते हो कि बकरा काटने से पहले उसको मल्ला उल्ला पिनाया जाता है, चंदन टिक्का लगाया जाता है, तो वही चीज है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर असल में बकरा कटता नहीं है। तो वही चीज है कि इंडस्ट्रियल जोन बीइंग सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाता है, औद्योगिक जोन। फिर आता है कि सेट्स आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाती है, वाटर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशन एंड एजुकेशन फैसिलिटीज जितना भी है उसको दिया जाता है। जैसे एनटीपीसी के अंदर में ही नोट्रोडेम एकेडमी खुल गया। अब वहाँ का जो एम्प्लॉयर है उसका बच्चा पढ़ेगा कहाँ, वही। तो ये सब चीज आप फैसिलिटी प्रदान कीजिएगा तभी कुछ होना। एनटीपीसी के अंदर घुसो, वहाँ का रोड देखो कितना बढ़िया है, उतना बढ़िया तुम्हारे घर का रोड नहीं होगा स्टेशन जाने वाला, हमको लगता है। तो वही सब चीज है। फिर आता है कि कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन सेल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ द 5 ईयर। उसको 5 साल तक प्रीफरेंस भी, प्रोत्साहन दिया जाता है कि टैक्स हल्का सा कम लिया जाता है। फिर तो बकरा फंस गया है, उसके बाद तो अब टैक्स बढ़ाते रहो, उससे उसको मतलब नहीं है। देखो सीधी सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट में कोई वो कंपनी आ जाएगी तो आप टैक्स बढ़ाइए ना, आप क्वालिटी अच्छी दीजिएगा तो वो कंपनी का बिक्री एनी हाउ होने वाला ही है। अब आता है सेट्स दस हेल्प टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और इसी वजह से क्या होता है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे कि आज जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है, वहाँ पर मॉल बनने वाला है, हम बार बार जिक्र करते हैं। तो वो क्या है, मॉल बनेगा तो शुरुआत में उसको टैक्स कम लिया जाएगा, फिर जैसे टूरिज्म बढ़ेगा,
जैसे वहां पर अट्रैक्शन सबका बढ़ेगा, वर्ल्ड टूरिज्म बन जाएगा, तो धीरे धीरे फिर टैक्सेस बढ़ जाएगा। देखना है कहीं यूएई वाला के पास वीडियो नहीं चल जाए, वो नहीं करेगा। अब आता है कि रीजन टू पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड। लेकिन अगर भारत जब आजाद हुआ तब देखे तो फॉरेन जो ट्रेड था उसमें बैरियर लगाया गया था। ये कभी सोचे हैं क्यों? क्योंकि शुरुआत में याद करो, सत्याग्रह जो हुआ था आपका चंपारण में नील की खेती के अगेंस्ट में। पहले तो भूमि बंजर जो होती थी वो अलग, ऊपर से वही नील दूसरे जगह लेकर के जाया था, वही नील का कपड़ा हमारे देश में आके बिकता था। जो गांधी जी चरखा उड़का लेके चलते थे, खादी उदी वाला जो हुआ था कि जितना है बाहरी सामान उसको जला दो, ठीक। तो अब आता है कि द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो बाहर की कंपनियां थी उसमें पहले तो बैरियर लगाए। इसका बहुत बड़ा कारण था, और वही कारण हुआ। खूब नेहरू जी को तुम गाली दे लो, लेकिन नेहरू जी जो काम किए हैं शायद वो हमको नहीं लगता कि कोई कर पाता। कि तुरंत सोचो कि बाहर की कंपनी पे क्या लगाए, बैन लगाए कि आप अपना सामान यहाँ करके बेच नहीं सकते। क्योंकि अभी कुछ कंपनी है जो खड़ी हो रही है, मतलब उसका थोड़ा सा दाम भी ज्यादा होगा, लेकिन जब उसके पास मार्केट में कंज्यूमर्स मिल जाएंगे, कस्टमर मिल जाएंगे, तो बिक्री ज्यादा है तो दाम कम धीरे धीरे वो कर सकता है, ठीक। तो इसी के देखरेख में उन्होंने क्या कराया कि फॉरेन ट्रेड को बैन लगाया, और दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। क्यों? क्योंकि फॉरेन से जो उसका कंपटीशन होता है वो आसमान जमीन का फर्क हो जाता था। तो लोग फिर फॉरेन वाला ही खरीदते, अपना सामान खरीदते नहीं। इसलिए शुरुआत में देखते होगा कि पापा लोग बोलते हैं कि अरे हमको तो पेमेंट 50 रुपया मिलता था शुरुआत में, मेरे बाबा 7 रुपया में स्टार्ट किए थे। तो ये सब चीज क्या है? तो जैसे जैसे देखो कि फॉरेन कंपनियां आ रही हैं, धीरे धीरे रुपया का भी वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही है कि इंडस्ट्रीज वे आर जस्ट कमिंग अप इन 90s 50s एंड 1960s एंड द कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट एट द स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड टू दिस इंडस्ट्री टू डेवलप एंड ग्रो। तो जो कंपनियां 1950 से 60 में अगर यहाँ आ जाती तो वो यहाँ की कंपनियों को उभरने के लिए नहीं देती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाटा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाटा। अगर उसी टाइम आपका ह्यूंडा या होंडा बाहर की कंपनी आ जाती तो आपका टाटा महिंद्रा इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। वहां पर रोका गया। भारत पढ़े होगे ज्योग्राफी में, उसका लोहा का रेंज है, आयरन का, तो वो सब जब हमारे पास है तो क्यों नहीं हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, औद्योगिकरण करें। और याद करो, अगर ज्योग्राफी में शायद पढ़ाए होंगे कि जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां अर्बनाइजेशन 5 साल बाद, तो दोनों साथ साथ चलता है। तो भैया आपको डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एनी हाउ करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी होगा जब बाहर की कंपनियों को आप बैरियर लगा, ठीक है। तो अब आता है कि इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरीज और फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम वाज अलाउड। लेकिन कुछ ही चीजें, अब भैया जो चीज आपके पास है ये नहीं है तो बाहर से ले बंद करोगे। कि को है कथा नहीं पढ़वा कि रस्सी जल गया लेकिन ऐठन नहीं गया। अब पेट्रोलियम भारत में होगा ही नहीं ज्यादा। अब खूब पूरा देर हम किसी से पेट्रोल नहीं लेंगे, किसी से पेट्रोल नहीं लेंगे, तो मरबे न करोगे। तो जिसका हमको जरूरत है वो लेंगे। ऐसा नहीं कि ईगो में सब चीज बैन कर देंगे, कुछ नहीं भेजो। पाकिस्तान के जैसा, उसके जैसा तो बुड़बक देश ही नहीं देखे। बगल में गए हूँ, भारत से नहीं लेके रसिया से जाएगा लाने। लेकिन जो मेडिसिनरी फार्मेसी जो रॉ मटेरियल है, महलम उलम का दवाई का, वो भारत से लेता। तो पागल, तो तुम ही न बुड़बक के, तुम्हारा न इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। तुमको बगल में मिला उतना ही वो ठीक नहीं जो तुमको ही खा जाए, ठीक। हमेशा देखो, हम इसमें भी पढ़ा है सिविक्स में भी कि वही देश टिकता है जिसका तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लचीला रहता है। लचीला नहीं मतलब तुम्हारा देश टिक नहीं सकता है, ठीक है। अब आता है कि क्यों, तो टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन। होता है क्या कि बाहर के उससे घुसपैठ मतलब समझ रहे हो ना, जो चाइना वाले करते हैं। तो वही हुआ कि धीरे धीरे आओगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, आया धीरे धीरे बोला कि हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करते करते धीरे धीरे जमीन हड़प के पूरे इंडिया में साम्राज्य बना दिया। वही चीज है कि जो घुसपैठ धीरे धीरे होता, उससे रोकने के लिए बैरियर लगाया
गया। अब आता है द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री हैज प्लान, तो जब तक बैरियर लगाओगे नहीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसका बढ़ेगा नहीं। अब आता है कि इंडिया वांटेड टू मूव फास्टर to catch up with the main industries in the world market. India wanted to move faster to catch up with the main industries in the world market and therefore had to keep an extra watch on its progress in the international trade and give incentives to the more rapidly growing industries to facial traffic. अब समझिए, अब इंडिया इतना बुड़बक नहीं है कि छोटे छोटे कंपनियों को अपने यहाँ जगह देगी। दिया भी है तो एप्पल, दिया भी है तो माइक्रोसॉफ्ट। अगर आईटी हब बेंगलुरु को जानते होंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटा छोटा नहीं है वहाँ कि माइक्रोमैक्स उठ के चला आया, लावा उठ के चला आया। ऐसे तो यहीं का कंपनी है, भारत का कंपनी है। तो ये सबको उतना ज़्यादा छोटी छोटी कंपनी को प्रेफरेंस नहीं रहती है। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, लावा है, स्पाइस है, वैसी छोटी छोटी कंपनियां अमेरिका में भी होगी, वैसे छोटी छोटी कंपनियां चाइना में भी होगी। लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ही अट्रैक्ट करता है। रियलमी, रेडमी, ओप्पो, शाओमी सबसे मेन है। फिर उसके बाद बाहर से देखोगे तो एप्पल का, ये सब चीज़ को यहाँ पर। तो वही चीज़ है कि बड़ा मुल्ला फंसा लोग। हम लोग देवघर जाते हैं ना, तो भोला बाबा मंदिर में अगर भीड़ रहता है तो हम लोग पार्वती जी के मंदिर में जरूर जा चढ़ाते। इसका पता है क्या है? भोला बाबा पार्वती जी रात में तो मिलेंगे ही। अब मिलेंगे मतलब बात तो होगा ही। तो भोला बाबा बोलेंगे अरे उन्हें आया था, तो बोले पार्वती जी बोलेगी कि हमारे यहाँ आया था, हमको जल चढ़ाया है। तो अगर तुमको हाई लेवल जाना है तो कोई बड़ा मुल्ला को पकड़ो। अब भोला बाबा पार्वती जी का बात कभी उठाएंगे नहीं, ठीक है? भगवान नहीं लड़ते अपने पत्नियों से, ठीक है? अब आता है कि अराउंड 1991, इसलिए सीधी सी बात है कि अपने देश के इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ाना है तो बड़ी कंपनियों को अट्रैक्ट करो अपने इधर। छोटा छोटा कंपनी है, अब ऐसा कंपनी अट्रैक्ट कर लिया, पता चला 5 साल 6 साल अपना प्रोडक्शन दिया, उसके बाद फ्लॉप हो गया, तो ऐसा कंपनी को कोई फायदा नहीं है। अब आता है कि अराउंड 1991 सम चेंजेस वर मेड इन पॉलिसी बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द टाइम हैड टू कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद फॉरेन प्रोडक्ट्स। हम पहले बताए थे कि वो 1991 से लगभग 2000 का जो वक्त था, वो 10 साल, वो डीके बहुत भारत के लिए अच्छा भी रहा, बहुत खराब भी रहा। बताए थे कि भारत के पास बस 3 ही दिन का पैसा बचा था। तब मनमोहन सिंह जी को बुलाए नरसिम्हा महाराव जी कि अब क्या किया जाए। तो मनमोहन सिंह ही जी के द्वारा और जनरली नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे, ये दोनों मिल करके धीरे धीरे प्लान बनाए कि भैया अब वो समय आ गया है कि हम फॉरेन जो ट्रेडर्स हैं उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करें। जैसे कि अभी देखोगे FTA साइन होता है। FTA मतलब फुल फॉर्म समझ रहे हो? फ्री ट्रेडिंग। मतलब ना तो एक्सपोर्ट पे पैसा तुमको टैक्स लगेगा, ना तो इंपोर्ट पे। 2 देश में होता है। अभी शायद ये करने वाला है ब्रिटेन और भारत करने वाला है, लेकिन ब्रिटेन में अभी से पहले एक वो थी, उसके मंत्रालय में एक मंत्री थी, वो बहुत एंटी इंडिया थी, तो इस वजह से थोड़ा रुका हुआ है, नहीं तो FTA अभी तक साइन हो जाता। तो वही चीज़ है कि अब वो समय आ गया कि भैया बाहर के कंपनीज को आप अट्रैक्ट कीजिए और अपने घर के कंपनी को आप कंपटीशन दीजिए। नहीं तो जहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा उसका मन बढ़ जाएगा। जैसे जहाँ जिस शहर में एक ही स्कूल रहेगा उसका धीरे धीरे मन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और उसको बाहर से कोई मतलब अब नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया, विद्या मंदिर आ गया, आदर्श ज्ञानोदय आ गया, तब अच्छा अच्छा का हैकड़ी निकल जाता है, ठीक है? तो वही चीज है। अब आता है कि दिस वर्ल्ड नॉट ओनली हेल्प द इंडियन प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव। अब जो इंडियन प्रोड्यूसर है उसको इम्प्रूव तो हुआ ही, बल्कि देयर परफॉर्मेंस बट आल्सो इम्प्रूव देयर क्वालिटी लाया। माउंट लिटर आया तो शुरुआत में क्वालिटी लाया, अब जब उसका बन गया कस्टमर, तब देखो धीरे धीरे एजुकेशन उसका डाउन होते जा रहा है। हम भी पढ़ाते हैं बच्चे को माउंट लिटर को, शुरुआत में था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका वो क्वालिटी नहीं रहा, ठीक? एक नहीं पढ़वा है कि ऊंचा नाम फीका पकवान, कुछ ऐसे करके वही चीज अब रह चुका है। बाहर से बहुत सुंदर, अंदर से पूरा ढीला ढाला है। अब आता है कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक? बहुत लिबरल है वो, बहुत उदार है। उसको 2 थाप मार के भी कोई चल जाता है तो अगला गाल दे देता है। वो उदार नहीं हुआ, वो बुड़बक होता है। तो 2 थाप मारे, तुम 4 थाप मारो, ठीक है? अब आता है कि लिबरलाइजेशन मींस द रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे जितना बैरियर्स है उसको अब
हटाने के लिए ही जो वो टर्म है उसको हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, लिबरलाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट यूज द ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉरेन ट्रेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब उसको कुछ लग रहा है कि भैया हो सकता है कि फिर अगर बाहरी कंपनियां आए तो उसकी अंदर की कंपनियों को अब घाटा हो रहा है, तो उस समय वो बैरियर फिर से लगा सकती है कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को वो इंक्रीज कर सके। अब सीधी सी बात है, तुम्हारे देश का कंपनी ज़्यादा कमाएगा तो तुम ही कौन पैसा देगा, किसको देगा, तुमको देगा। तो वही चीज़ है कि एग्जांपल टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, फिर आता है कि अराउंड 1991 गवर्नमेंट इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जो हम पिछले ही पॉइंट में बताए थे कि अब समय आ गया है कि कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। अब आता है कि WTO क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका क्या वैल्यू है हमको पता ही नहीं चलता। UN भी है, UN में पता नहीं, अभी तो दिसंबर का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। अब आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज। ये डेवलपमेंट कंट्रीज को रखती है पास में और उससे कुछ विचार विमर्श करती है कि कैसे हम, देखो सीधी सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तभी तुम्हारी कंट्री डेवलप होगी, एनी हाउ कुछ नहीं होने वाला। आज नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगा दिया गया है, उसका हालत खराब है, आर्थिक स्थिति, भूख से मर रहे हैं लोग। तो जब तक तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अब आता है कि इट मेन्स ऑब्जेक्टिव इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, और इसका जो मेन मोटो है वो क्या करना है, उदारीकरण करना है। किस चीज को, तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को, ठीक है, बढ़ावा देना है। ठीक अब आता है कि देख लिए उदारीकरण, अब आता है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। मोदी जी जब सरकार बनी थी तो बहुत गाली देते थे उसको, मोदी जी को सब, सही बात है, देना भी चाहिए क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे का मोटो जानो। तुम बस में चढ़ते हो, कितना रुपया देते हो अगर यहाँ से पटना जाना है, 100 150 मान लो, जाते हो ना। बस के अंदर थूकते हो, ट्रेन पे चढ़ते हो, कितना पैसा देते हो, हमको लगता है कि आधा ज्यादा आदमी टिकटोन कटाता होगा, हाँ। थूकता है ना, यही तो है प्राइवेटाइजेशन। जब चीज प्राइवेट होने लगेगा तुम्हारा उसके पीछे जिम्मेवारी बढ़ने लगेगा। बस पे चढ़ते हो तो नहीं थूकते, जबकि पैसा भी उसमें ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो प्राइवेट चीज है। बस का कंडक्टर देखेगा तो मारेगा 4 थाप पहले, फिर उतार भी देगा खेत में, तो वही चीज है। लेकिन ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी संपत्ति है, मैच मौज कर रहे हैं, बाप जी का संपत्ति है। तो इसी चीज से प्राइवेटाइजेशन होता है कि तुम खुद देख लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्राइवेट चीज है तो उसमें कितना सारा मतलब तुमको ये रहता है कि भैया सही बात है कि अब हमको जिम्मेवार व्यक्ति की तरह रहना। लेकिन जो चीज सरकारी स्कूल का मास्टर जाता है 11 बजे टहलने फुलने, फिर 2 बजे 1:30 बजे आ जाता है, सप्ताह में 1-2 दिन जाते हैं। सब टीचर नहीं होता है, मेरे घर में बहुत ऐसा टीचर है जो डेली पढ़ाते हैं जाके, ठीक। तो कुछ वैसे कि सप्ताह में टहलते टहलते जाते हैं, हो गया घूम के चला है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का देखो, 9 बजे स्कूल है तो 9:05 पहले पहुंचेगा, छुट्टी होने के 5 मिनट बाद निकलेगा, क्योंकि वो प्राइवेट है बउआ। नहीं करोगे तो एक दिन का पैसा कटेगा। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था और हुआ भी और बहुत होगा भी। अगर ये रही सरकार तो बहुत सारा चीज प्राइवेट होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार को कितना घाटा लग रहा है, कभी सोचे हो। आज तुम अग्निपथ का विरोध किए, अग्निवीर का एक पूरा रैक जला दिए विक्रमशिला का, लगभग 350-400 करोड़ का घाटा केंद्र को लगा है, सिर्फ रेलवे मिनिस्ट्री को। तो पैसा निकालेगा कहाँ से, तुम ही से। टिकट का दाम बढ़ा दिया, लेकिन तुम अपना कभी देखो कि अपना गाड़ी जाके मारा है, अपना गाड़ी जलाया है, नहीं। काहे भैया, मेहनत पसीना से खरीदा है, तो वही तो ट्रेन है तुम्हारे मेहनत से खरीदा गया है, बनवाया गया है। वो अपना सरकार से कोई पैसा नहीं लगाती है कभी भी। जो तुम टैक्स देते हो, टिकट का पैसा देते हो, वही चीज है, ठीक। तो अब आता है कि बिजनेस प्रोग्रेस आउटसोर्सिंग है। सो आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शन टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। यही चीज हम बता रहे थे। आज बहुत सारा बैंक है और बहुत सारा बैंक जैसे ICI, एक्सिस बैंक, कितना अच्छा, समझो कि हम बैठे हुए थे स्कूल में तो वहाँ का मैनेजर आया एक्सिस बैंक का कि सर खाता खुलवा लीजिए, और हम गए SBI में खाता खुलवाने तो भाव खा रहा था, ये अभी लिंक फेल है, फलना है चिल्ला है। तो यही दोनों में अंतर हो जाता है
क्योंकि एक्सिस बैंक को अभी मार्केट पकड़ना है, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक है और एसबीआई को थोड़ा सा ऊपर से आरबीआई थोड़ा सा वो प्रोत्साहन दिया हुआ है, तो भाव खाता है, उसके पास तो कस्टमर है ही। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो बीपीएस है वो कहता है कि थर्ड पार्टी प्रोग्राम जो है वो चलाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा देख रेख उसमें करेंगे, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एनजीओ और चलता है। तो एनजीओ खैर दूसरा चीज हो गया, इसमें एनजीओ नहीं आता है, ठीक। फिर आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वही चीज है कि जुलाई 1991 में जो लाया गया था वो ही ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, क्या दिया हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीज किया गया, ठीक है। अब आता है एलपीजी, हाँ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब आता है कि एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहली बात है कि एमएनसी अपना फैक्ट्रीज या ऑफिस वहीं लगाएगी जहां पर उसको चीप लेवल मिले, सस्ता लेबर। और सस्ता लेबर में विनोद वाला लेबर नहीं कि 200 रुपया में आ गया खैनी लटा रहा है, विनोद वाला लेबर नहीं चलेगा। अब आता है कि एट टाइम्स एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोकल कंपनी के साथ वो करती है, क्यों, ये जो है ये एक तरीका है। अब बाहरी कंपनी आई, समझ रहे हो, बाहरी कंपनी आई और तुमको वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं, तो तुम लोकल कंपनी को अपने अंदर लोगे, धीरे धीरे उसको पैसा दोगे, धीरे धीरे अपना टेक्नोलॉजी दोगे, और जब तुम्हारा मार्केट पकड़ लिया तब बोलोगे भैया राम सलाम तुम निकलो, हम अपना इंडस्ट्री बैठाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, बाहरी कंपनी पहले लोकल कंपनी के साथ एक वो बनाती है, उसके बाद द बेनिफिट ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज द लोकल कंपनी इज टू फोल्ड। फर्स्ट टाइम द एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी, पहले वो कुछ पैसा प्रोवाइड करती है छोटी कंपनी को, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करता है कुछ एक्स्ट्रा। फिर आता है कि फॉर फास्टर प्रोडक्शन रेपिडली के लिए, और सेकेंडली द एमएनसीज ब्रिंग देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इनहेंसिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन, और वो कुछ जो टेक्नोलॉजी उस समय का रहता है उसको भी वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि भैया धीरे धीरे मार्केट पकड़वाना है तो तुमको उतना करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मेरे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तभी एसएसटी पर हीरो होंडा। अब क्या हुआ है, हीरो अलग होंडा अलग, लेकिन शुरुआत में दोनों एक था। देख लिया कि वही चीज है कि शुरुआत में आएगा लोकल कंपनी के साथ वो बैठेगा, फिर धीरे धीरे बोले भैया हम मार्केट पकड़ लिए, तुम अब निकलो, तुम अपना अलग रहो, हम अपना अलग रहेंगे, ठीक। हम आता है कि some MNCs are so big that their wealth exceeds the entire budget of some developing country। होता क्या है कि कुछ MNCs इतनी बड़ी है कि वो पूरे उस देश के बजट से भी ज्यादा उसका वो पावरफुल है। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान का बजट थोड़ा सा, अब माइक्रोसॉफ्ट जितना, हमको लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश कहना नहीं चाहिए, अपना पड़ोसी देश है, ठीक है। तो जितना बजट वो देश का होगा उससे ज्यादा उसके पास पैसा है, सोच लो। फिर आता है कि दिस इज द रीजन व्हाई दे बाय अप लोकल कंपनीज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। यही कारण है कि वहां पर जाके वो कुछ छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लेती है कि जाइए जा। अभी बहुत सारा हुआ है, हाल में ही बहुत कंपनी बिक गई है, अभी इस ईयर में बहुत सारा कंपनी बिका है, भूल रहे हैं हम, जैसे व्हाट्सएप बिक गया है, फेसबुक के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, मेटा जो बनाए, तो व्हाट्सएप बिक गया है। अब खोलते हो व्हाट्सएप तो नीचे लिखा था मेटा, पहले लिखाता था नहीं, वही चीज तो है। इंस्टाग्राम बिक गया है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो जब बड़ी कंपनी हो जाती है तो छोटे छोटे कंपनियों को अपने अंदर ले लेती है कि जा भैया अब तुम हवा पीने, सब शेयर हम रखेंगे। अब आता है कि एग्जांपल कारगिल फूड्स एंड अमेरिकन कंपनीज, ये जो है अमेरिकन कंपनी है जो कि परक फूड्स को खरीद लिया, और एग्जांपल हम दे ही दिए तुमको, ठीक। आता है कि एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन बाय प्लेसिंग ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विथ स्मॉल प्रोड्यूसर इन डेवलपिंग नेशन। वही चीज है कि छोटा छोटा जो डेवलपर रहता है, छोटा छोटा जो इंडस्ट्रीज रहता है उसको खरीद लेता है। जैसे दिया हुआ है कि सबसे पहले वो गारमेंट्स है, फुटवेयर है, हाँ, फिर है स्पोर्ट्स आइटम्स। तो द प्रोडक्शन आर सप्लाई टू दिस एमएनसी व्हिच देन सेल्स देयर अंडर देयर ऑन ब्रांड नेम टू कंज्यूमर्स। तुमको क्या लगता है कि ये जो मेड इन चाइना, ये जो बाहरी कंपनी है,
अपना सामान बाहर से थोड़ी लाती है, बस उसका सिर्फ ठप्पा है, सामान यहीं का रहता है, ठीक है। तो वही होता है कि जो छोटी कंपनियां रहती है उससे वो डील करती है कि तुम हमको कच्चा माल ला करके दो, हम अपना इसमें टैग मारेंगे। अभी जो कम फोन वोन बनता है भारत से ही, वो मतलब उसका ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर वो पूरा कंप्लीटली बना है तो उसका वो ठप्पा लगा जाता है। वही चीज़ें, अरे जैसे समझो स्कूल है, तुम चला रहे हो स्कूल, अब स्कूल ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारा, लेकिन अब तुमको मन कर रहा है कि हम कुछ बड़ा करें, लोगो ले लो ना भैया, बड़ा स्कूल का, DPS, तुम DAV पब्लिक स्कूल, माउंट लिट्रा का, कुछ पैसा लगेगा तुमको, लेकिन जब तुम अपना माउंट लिट्रा जब सुनेगा कि भैया इतना बड़ा स्कूल है, तो सीधी सी बात है लोग तुम्हारे पास आएंगे। वही चीज़ इसके साथ है कि छोटी कंपनी है, उसके पास कच्चा माल है, लेकिन जब देखता है कि अब मेरा कुछ वैसा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो जो बड़ी कंपनी है इसके पास आती है, बोलती है तुम अपना माल दो, सिर्फ हम उस पर अपना क्या करेंगे, ठप्पा मारेंगे, बस। अब आता है कि फैक्टर्स विच हैव हेल्प इन ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या कारण है जो वैश्वीकरण को एक तरह से क्या करता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। तो दिया हुआ है कि सबसे पहला चीज़ है टेक्नोलॉजी। तुम्हारे देश में जितना IT सेक्टर मजबूत होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ऑनलाइन ही, अभी उसका सबसे बड़ा कारण है फ्लिपकार्ट, अमेजन। अभी से पहले कुछ दिन पहले था उतना IT सेक्टर मजबूत नहीं था। ये कभी भी गौर करो तो ये जो DK चला है मेरा 2011, वो भी हमको लगता है 2011 ही छोड़ दो, जब से जियो लॉन्च हुआ है तब से सबके हाथ में फोन गया है, और तब से IT सेक्टर तुम्हारा क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। आज तुम पता लगाते हैं ना कि जो ऑफलाइन तुमको यहाँ पर दिया जा रहा है, असल में ऑनलाइन उसका दाम क्या है, कम है, तो तुम वहीं से खरीदना प्रीफर करते हो। तुमको अमेजन में सस्ता मिल रहा है, फ्लिपकार्ट में महंगा, तो तुम कहाँ से लोगे, अमेजन से, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक। तो वही चीज़ है। फिर आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस अक्रॉस कंट्रीज, और IT जो है बहुत सारा सर्विस भी प्रोवाइड करती। अभी सिम नहीं था हमारे पास, सिर्फ एयरटेल का था, तो देखते हो कि भैया एक ही जगह में कहीं कहीं एक दुकान है, वही सिम बेच रहा है। लेकिन जैसे जैसे IT सेक्टर मजबूत हुआ, देखते होगे कि ग्राहक सेवा केंद्र SBI का या कोई भी बैंक का अब CSP खुलता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा पे, तो वो क्या है, सेक्टर तुम्हारा मजबूत है। योनो चला रहे हो, फोन पे चला रहे हो, तो योनो का देखोगे कि एक अलग से काउंटर बन गया है SBI। तो ये क्या हुआ, एक काउंटर बना, मतलब एक तुम्हारा एम्प्लॉयर बढ़ा ना जी, हाँ। एक आदमी को ज्यादा रोजगार मिला ना, तो सीधी सी बात है जैसे जैसे सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा एम्प्लॉय में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ग्राहक सेवा केंद्र में देखो अच्छा आदमी बैठा हुआ है, तो सब बैंक में अगर एक ग्राहक सेवा केंद्र है तो समझ लो कि वो 10 बैंक है, तो 10 आदमी जो बेरोजगार था तुम्हारे सर का, वो तो कम हुआ, ठीक। तो अब आता है कि ऑर्डर्स आर प्लेस थ्रू इंटरनेट, डिजाइनिंग इज डन कंप्यूटर, इवन पेमेंट फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग कैन बी अरेंज थ्रू द इंटरनेट। सीधी सी बात है, रहने दो, अब सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, पेमेंट सब चीज़ ऑनलाइन किया जा रहा है, वो सब IT सेक्टर के ही कारण किया जा रहा है, ठीक है। अब आता है कि डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो हेल्प्ड ग्रेट डील, बहुत अच्छा डील भी होता है उससे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, फैक्स नाउ यूज्ड टू कॉन्टैक्ट एंड अनदर क्विकली अराउंड टू द वर्ल्ड। सबसे जुड़ने के लिए फेसबुक है, यूट्यूब है, तुम यूट्यूब पे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा, अब तुम बेचोगे खैनी तो कौन खरीदेगा तुम्हारा। अब आता है टेली कॉन्फ्रेंस हेल्प इन सेविंग फ्रीक्वेंट लॉन्ग ट्रिप्स अक्रॉस द ग्लोब, और अंततः पूरे विश्व में ये तुमको मदद करती है। और इससे सार निकल कर यही आया कि आपको अगर ग्लोबलाइजेशन करना है तो आपको अपना IT सेक्टर मजबूत करना पड़ेगा, और चैप्टर हो गया आपका खत्म।